हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लीज, जो कि चैप्टर 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की बात करें। प्री में भी और मेंस में भी अक्रॉस ऑल स्टेट्स लीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिलेबस में है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें लीज के बारे में एक प्रॉपर क्लैरिटी होगी कि इसका मीनिंग क्या होता है, लीज के टाइप्स क्या होते हैं और लीज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, लीज को क्रिएट करने का प्रोसेस है वो क्या है। हम ये लेक्चर शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे अपील, जो मैं आपको डेली बोलता हूँ कि ये हमारा जो इनिशिएटिव है इसका पर्पज़ ये है कि ये जो क्लासरूम है इसका एक्सेस हर एक इंसान के हर ऐसे इंसान के पास हो जो लॉ से कनेक्टेड है अपने आप, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, कोई भी जो लॉ से रिलेटेड है किसी भी वे में, उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस होना चाहिए ताकि वो जब चाहे लॉ का जो बेस्ट कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सके केवल एक 4G कनेक्शन के साथ। ये इनिशिएटिव का पर्पज़ ये है कि हम एक पैरिटी क्रिएट करें उन लोगों के बीच में, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी फीस पे कर सकता है और उसे ठीक ठाक कंटेंट अवेलेबल हो सकता है किसी बड़ी कोचिंग का, और एक ऐसा इंसान जो कहीं किसी गांव में रहता है और उसके पास ये स्कोप नहीं है कि वो उतना पैसा खर्च करके उस कोचिंग में जा सके, दूसरे बड़े शहर में जाके पढ़ सके या फिर वो जो कंटेंट है उसे एक्सेस कर सके। तो हम चाहते हैं कि उन दोनों के पास, जो लोग बड़े शहरों में हैं, बड़ी कोचिंग में जा रहे हैं, पर वो बड़ी कोचिंग के नाम पे एडमिशन तो ले लेते हैं, पर उसके बाद वहाँ पे जाके उनको रियलाइज़ होता है वो 3 लाख रुपए फीस देने के बाद कि उतना अच्छा कंटेंट वहाँ पे उनको डिलीवर नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो हमारे लेक्चर्स हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनको इन द फर्स्ट प्लेस उनको ये स्कोप ही नहीं है उनके पास कि वो जाके उस तरह की कोचिंग्स कर पाएँ। उन दोनों के बीच में एक पैरिटी होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर है कि कौन कितनी मेहनत कर पाता है और कौन कितना डिजर्विंग है वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाके, राइट। तो ये बेसिक पर्पज़ है हमारे इनिशिएटिव का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस क्लासरूम को सबके साथ शेयर करोगे, जिनको भी आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो भी होंगे उनके साथ शेयर करोगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर के साथ आगे बढ़ता हूँ। आज के लेक्चर में हम लीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीज होता क्या है, क्योंकि हम हमेशा शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा एम रहता है कि मैं आपको जो लॉ का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है उसको मैं बहुत आसान भाषा में समझा दूं, और उसका जो बेसिक है, बेसिक से जो उसका टेक्निकल मोस्ट पॉइंट है, मैं वो आपको समझाऊं। तो मैं जो शुरुआत करता हूं अपने लेक्चर्स की हमेशा बेसिक से करता हूं, ताकि एक इंसान जिसको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि सामने वाले को जीरो नॉलेज है बट वो सीखना चाहता है, तो मैं बेसिक से शुरू करता हूं और उसको जो कंप्लीट जो टेक्निकल जो नॉलेज होती है अल्टीमेटली वहां तक मैं उसको ले जाता हूं उस लेक्चर को, राइट। तो मेरा जो अप्रोच है वो ये है। तो इसीलिए लीज जो है, लीज का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसको हिंदी में बोलते हैं पट्टा, राइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश वगैरह में ये वर्ड बहुत यूज होता है कि पट्टा हुआ है इस जमीन पे हमारा 90 साल के लिए। तो उस पट्टे का मतलब कुछ और नहीं बल्कि लीज है, राइट। तो अब जो लीज है इसको अगर हम बहुत आसान भाषा में समझें तो लीज का मतलब ये ऐसा हो सकता है कि मेरी ज़मीन है, राइट। मान लीजिए मेरे खेत है, मेरे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मैंने आपको दे दी, फ्री में नहीं दे दी, आपसे रेंट लिया, पैसा लिया, राइट। आपसे मैंने साल के 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए ले लिए अपने खेत, जो मैंने आपको खेत दिए, राइट। तो आपने क्या किया, मुझे एक पैसा पे किया और मैंने आपको वो खेत दे दिए और उस खेत पे आप खेती कर रहे हो 1 साल के लिए, राइट। ये क्या हो गया, ये लीज हो गया। जैसे रेंट के केस में जब आप टेनेंट बनते हो तो क्या होता है, आपका घर तो नहीं होता है, आप किसी और के घर में जाके रहते हो और आप उसको मंथली जो रेंट वगैरह होता है वो देते हो, राइट। तो अब जो लीज है, राइट, लीज का जो कंसेप्ट है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर गवर्न होता है। पर ये जो टेनेंसी है, राइट, जो टेनेंट लैंडलॉर्ड की रिलेशनशिप है, जनरली ये हर स्टेट के अपने टेनेंसी लॉज होते हैं, राइट। और उन टेनेंसी लॉज के अंडर वो जो टेनेंसी है वो गवर्न होती है। पर जिन चीजों पे ये टेनेंसी लॉज अप्लाई नहीं होते वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 105 से 117 अप्लाई होता है, राइट। एंड मोस्टली ये एग्रीकल्चरल लीज वगैरह के काम में आता है, राइट। तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए लीज है तो एक्स जो है वो वाई को अपनी प्रॉपर्टी लीज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जो प्रॉपर्टी है
इसको y क्या करेगा, एंजॉय कर पाएगा। यही तो मतलब होता है कि x की जो प्रॉपर्टी है क्या करेगा, y जो है वो एंजॉय कर पाएगा। तो लीज में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, लीज में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ y को, वो कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ, एंजॉय करने का इस प्रॉपर्टी को, राइट टू एंजॉय ट्रांसफर हुआ, राइट। इंटरेस्ट ऑफ एंजॉइंग द प्रॉपर्टी ऑफ x ये ट्रांसफर हुआ। फ्री में तो ट्रांसफर नहीं हुआ, x ने क्या किया, y ने क्या किया, y ने इसको प्रीमियम दिया या फिर रेंट दिया। जो प्रीमियम है वो क्या होता है, प्रीमियम होता है लमसम अमाउंट। लंप सम अमाउंट मतलब एक फिक्स अमाउंट, 5 लाख रुपए, राइट। और रेंट क्या होता है, रेंट होता है पीरियोडिकल पेमेंट, कि 1 महीने में, हर महीने आप पैसा दे रहे हो, 3 महीने में दे रहे हो, 6 महीने में दे रहे हो, 1 साल में दे रहे हो। तो रेंट क्या होता है, पीरियोडिकल पेमेंट होता है, ठीक है। और जो प्रीमियम है वो क्या है, लमसम अमाउंट है, ये एक बार में पे किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको प्रीमियम और रेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा, ये प्री में पूछा जाता है। अब लीज के केस में कौन सी एक चीज ट्रांसफर हुई, इंटरेस्ट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट। ये क्वेश्चन भी, लीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी किसके पास आया, वाई के पास। क्या इससे, इसके अलावा कोई और राइट आया इसके पास, नहीं, केवल इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट आया। लीज अगर इसके फेवर में क्रिएट हुई है तो क्या ये ओनर बन गया इस प्रॉपर्टी का, नहीं, ओनर वगैरह नहीं बना, केवल इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का अधिकार वाई के पास आया है, राइट। तो ये होता है लीज। अब जरा हम जाते हैं सेक्शन 105 में। सेक्शन 105 डिफाइन करता है लीज को, राइट। तो वो मैंने आपको बता दिया है, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं इस सेक्शन को। इट सेज अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। यही है, ट्रांसफर ऑफ इस एक्स की प्रॉपर्टी थी, एक्स ने इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट किसको, वाई को ट्रांसफर कर दिया। देन मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, राइट। सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इंप्लाइड, मतलब टाइम जो है वो एक्सप्रेसली लीज डीड में लिखा भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई आप इतने टाइम तक के लिए रहेंगे। फिर और इन परपेचुटी, और इन परपेचुटी का मतलब मैं अभी आपको जब टाइप्स ऑफ लीज बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। इन परपेचुटी मतलब 999 ईयर्स के लिए, राइट, 299 ईयर्स के लिए। तो इस तरह की जो लीज है उसको हम लीज इन परपेचुटी बोलते हैं, राइट। या फिर इंसान की डेथ तक, कि जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती आप रहिए, ये लीज इन परपेचुटी का उदाहरण है, लीज इन परपेचुटी का एग्जाम्पल है, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे अलग से। देन इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड, कंसिडरेशन क्या है, ये जो रेंट इसको दे रहा है, ये जो प्रीमियम इसको दे रहा है, इसको राइट टू एंजॉय दिया एक्स ने, और वाई ने क्या किया, कंसिडरेशन दिया। कंसिडरेशन मतलब रेंट या प्रीमियम, जो ये अमाउंट इसको दे रहा है इसके बदले में कि इसको इसकी प्रॉपर्टी यूज करने का मौका मिले। देन और ऑफ मनी अ शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने लायक, रेंट। एक तो चीज हमने देखी कि रेंट क्या होता है, पीरियोडिकल, ये प्री में पूछा जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। रेंट एक तो पीरियोडिकल पेमेंट होता है, राइट। उसके अलावा रेंट जरूरी नहीं है मनी हो, रेंट क्या हो सकता है, मनी हो सकता है, क्रॉप्स हो सकती हैं, राइट, सर्विस हो सकती है, और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू, ये सब रेंट हो सकता है। रेंट का केवल मनी होना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये प्री में पूछा जाता है, राइट। पैसा हो सकता है, क्रॉप्स हो सकती है कि मैं आपको इतनी फसल दे दूंगा, रेंट है। सर्विस, अब सर्विस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जो है बहुत अच्छा कारपेंटर है, राइट, वो किसी की जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए वाई बहुत अच्छा कारपेंटर है, वो एक्स की प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है और बदले में क्या बोलता है, बोलता है मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा पर आपके घर का जितना फर्नीचर है मैं पूरा बना दूंगा। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है यहां पे, किसके बदले में, इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के बदले में, राइट। तो दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन और वो रेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड देन उसके बाद एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है। अब एनी अदर, अब इसका मतलब एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू में मतलब कोई ऐसी चीज जिसको अगर आप मार्केट में बेचोगे तो कुछ पैसा मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं कि ये इसको रेंट पे अपनी जमीन, ये इसको लीज पे अपनी जमीन दे रहा है और वाई बोल रहा है तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार ही काफी है। ये जो है ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है।
इस चीज की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, प्यार को बेचा नहीं जा सकता, राइट? वो एनकैश नहीं करा सकता उसको। तो यहां पे एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू का आप ये मतलब याद रखिएगा, राइट? एंड देन टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली, तो हम ये देख ही चुके हैं रेंट कैसे होता है, पीरियोडिकल पेमेंट होता है। और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स, टू द स्पेसिफाइड ओकेजन मतलब कि ठीक है भाई, हम इस पूरी दौरान आप 4 बार हमें पैसा दे दोगे, तो वो भी रेंट की कैटेगरी में आएगा। बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स, ठीक है? मतलब जो भी टर्म्स हैं इन दोनों के बीच में जो अग्री किए हैं, तो ये ट्रांसफरी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है हम इतने टाइम पे आपको इतना पैसा दे देंगे। ऐसे ही तो होता है जब आप कहीं पे रेंट लेने जाते हो या आप किसी का खेत लेते हो, तो वो आपको बोलता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको लीज मिलती है, रेंट मिलता है। अगर आप नहीं करते हो तो आप बात खत्म वहाँ पे, राइट? तो ये कुछ और अलग नहीं है। अब लेसर, लेसी, प्रीमियम एंड रेंट डिफाइंड। लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है, ठीक है? अब इस केस में देखिए x जो है, x की प्रॉपर्टी है, x ने लीज दिया है अपनी प्रॉपर्टी को इसको, तो x क्या हो गया, लेसर, ठीक है? तो जो ट्रांसफरर होता है वो लेसर होता है। जो y है जिसने लीज ली है वो क्या हो गया, लेसी हो गया। अब द प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम। प्राइस जो होता है, प्रीमियम जो है वो क्या होता है, द प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम। और प्राइस क्या होता है, एक बार ज्यादा क्लियरली मैं आपको यहां बता देता हूं। प्रीमियम जो है क्या होता है, प्राइस, और प्राइस होता है वन टाइम पेमेंट, राइट? वन टाइम पेमेंट। तो प्रीमियम और रेंट में अगर डिफरेंस आए तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो रेंट है वो कैसा हो सकता है, वो पीरियोडिकली पे किया जाता है, और ये क्या होता है, वन टाइम पेमेंट होता है। एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। एंड द मनी, शेयर, सर्विस और अदर थिंग टू बी सो रेंडर्ड इज कॉल्ड द रेंट। वो हम देख चुके हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं रेंट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। रेंट मनी हो ये जरूरी नहीं है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 105, राइट? अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से लीज जो है वो कितने टाइप की है। ठीक है, तो देखिए वैसे अगर आप लीज देखेंगे तो बहुत टाइप की लीज हो सकती है, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, बाइपर्टाइट लीज, बट वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नहीं आती। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जो लीज आएगी, एक तो लीज फॉर टाइप्स ऑफ लीज, राइट? एक तो आ जाएगी लीज फॉर सर्टेन टाइम, नंबर 2 सर्टेन टाइम मतलब 6 मंथ्स की, राइट? 9 मंथ्स, 23 मंथ्स, इस तरह से आप एक फिक्स टाइम कर दिया कि भाई ये लीज इतने टाइम की। फिर उसके बाद पीरियोडिक लीजेस। पीरियोडिक लीजेस कैसी होंगी, ईयर टू ईयर, है ना, कि हर 1 साल बाद रिन्यू होगी, कि आपको 1 साल के लिए दे रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे फिर रिन्यू करेंगे। तो इस तरह की लीजेस जो होती हैं वो पीरियोडिक लीजेस कहलाती हैं। फिर उसके बाद लीजेस इन परपेचुटी, राइट? तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे 999 ईयर्स तक के लिए लीज, कि ये प्रॉपर्टी हम आपको इतने साल के लिए लीज पे दे रहे हैं। तो इस तरह की जो लीज होती है इनको बोला जाता है लीज इन परपेचुटी। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा टाइप्स ऑफ लीज मिल सकती है, पर वो वेरी करता है। मैंने अगर आप कई अलग अलग बुक्स देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि वेरिएंस है, राइट? अलग अलग ऑथर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज बता रहे हैं, बट जो मेन जो टाइप्स हैं वो इतने ही हैं और ये काफ़ी है, राइट? एंड देन हम आते हैं इसके, ये सेक्शन 106। अब हम इसके बाद आते हैं सेक्शन, ये रहा सेक्शन 105, और हम आते हैं अब सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। सेक्शन 106, ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। इट सेज इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो सेक्शन 106 है
ये बात कर रहा है कि जो लीज है वो कितने टाइम तक के लिए होती है। अगर मान लीजिए लीज डीड में जो जब लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, तो एक लीज डीड बनती है, और अगर लीज डीड में टाइम पीरियड नहीं लिखा है, कि जो अभी तक हमने डिस्कस की पिछले 3 टाइप्स, ये नहीं लिखा है कि किस टाइप की लीज है, कितने टाइम के लिए वो लीज है, तो उस केस में कितने टाइम पीरियड की वो लीज मानी जाएगी, राइट। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। मतलब दोनों पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि लीज कितने टाइम की है, या फिर लोकल यूसेज मतलब उस एरिया में कोई ऐसा यूसेज नहीं है जो ये बोलता हो कि नहीं ये लीज इतने टाइम की है, राइट। तो फिर उस केस में लीज जो है वो कितने टाइम की मानी जाएगी। अब जो सेक्शन 106 है, इससे प्री में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और लोकल यूसेज नहीं है जो कि लीज का टाइम पीरियड डिटरमाइन करता हो, तो जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, इन दोनों की जो लीज है ये मानी जाएगी कि ये ईयर टू ईयर है। क्या मानी जाएगी, ईयर टू ईयर मानी जाएगी, अगर लीज एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए दी गई है और मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए दी गई है, राइट। कोई प्रॉपर्टी दी कि भाई आप इस पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए किसी भी चीज की, तो वो लीज ईयर टू ईयर मानी जाएगी। अगर लीज डीड में नहीं लिखा है कि भाई ये लीज 9 महीने की है, 8 महीने की है, 2 साल की है, उसको माना जाएगा ईयर टू ईयर। और सेम गोज विद एग्रीकल्चरल पर्पसेस, राइट। अब ये जो इस तरह की जो लीजेस होती हैं, इनको अगर कोई पार्टी टर्मिनेट करना चाहती है, मान लो एक्स ने वाई को लीज दी, अब एक्स चाहता है कि अब ये लीज हमें खत्म करनी है, तो कितने टाइम का नोटिस देना होगा एक्स को। इन दोनों केसेस में 6 मंथ्स का एडवांस नोटिस देना होगा। इन दोनों केसेस में 6 मंथ्स का एडवांस नोटिस देना होगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता है, ये कई बार ये नोटिस के बारे में पूछ लेते हैं और कई बार ये पूछ लेते हैं कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो लीज है कितने दिन की मानी जाती है, तो दैट इज ईयर टू ईयर। और एनी अदर लीज अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों लीजेस के अलावा एनी अदर जो लीज होती है वो कैसी मानी जाती है, वो मंथ टू मंथ मानी जाती है, ठीक है। और उसको अगर टर्मिनेट करना है तो विद 15 डेज नोटिस, नोटिस पीरियड उसमें कितना होता है, विद 15 डेज नोटिस। अगर इन दोनों के अलावा कोई लीज है तो एक्स केवल 15 दिन का नोटिस देगा वाई को, और ये जो लीज है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये जो 6 महीने कब से शुरू होंगे, जिस दिन ये नोटिस यहां पे रिसीव करेगा, राइट। तो नोटिस ये जो 6 महीने या 15 दिन है कब से शुरू होंगे, जब से जो वाई है वो क्या करेगा, नोटिस को रिसीव करेगा, राइट। मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को ये नोटिस रिसीव किया गया, तो जो 6 महीने या 15 दिन है वो 1 जनवरी से काउंट किए जाएंगे, राइट। और अगर हम लिमिटेशन एक्ट लगा दें तो बेसिकली 1 जनवरी का दिन एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 जनवरी से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अब जो इसका सबसेक्शन 3 है, इट सेज अ नोटिस, 1 और 2 में वही चीजें दी हैं जो मैंने यहां पे आपको बताया। जो 3 है वो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ये जो नोटिस दिया गया, एग्रीकल्चरल लीज थी, राइट, एक्स ने वाई को नोटिस दिया 1 जनवरी 2022 को, राइट। तो एग्रीकल्चरल लीज में कितना नोटिस होना चाहिए, 6 महीने का मिनिमम। 1 जनवरी 2022 को इसने वाई ने नोटिस रिसीव कर लिया, ठीक है। अब इस केस में ये केस कब तक फाइल नहीं कर सकता वाई के अगेंस्ट, 1 जून 2022 तक नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीने का नोटिस है, उससे पहले तो इसको निकलवा नहीं सकता ये। पर इसने जो है नोटिस में ये लिखा कि 2 मंथ्स नोटिस है आपके पास, 2 मंथ्स टाइम है, अब 2 महीने में आप इसको खाली कर दो। मतलब नोटिस के हिसाब से 1 फरवरी को वाई को खाली करना पड़ेगा, राइट। पर मान लीजिए ये बोला, पर इसने क्या किया, वाई ने खाली नहीं किया, तो जो सूट फाइल किया इसने कब किया, 1 जुलाई 2022 को किया। तो नोटिस के टाइम से कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। तो इस केस में भले ही नोटिस में कम टाइम लिखा था, 6 महीने का नोटिस होना चाहिए, भले ही उसमें 2 महीने लिखा था,
पर क्योंकि इसने जो सूट फाइल किया है वो उस टाइम पीरियड के बाद किया है, तो ये जो नोटिस है ये वॉइड नहीं होगा, वैलिड नोटिस होगा, राइट। अब मान लो ये 4 महीने में ही केस फाइल कर देता, 1 अप्रैल को ही केस फाइल कर देता, तो इस केस में कोर्ट बोलता कि आपने नोटिस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की है, तो आपका जो नोटिस है वो इनवैलिड है, आप नोटिस सर्व कीजिए जाके पहले, राइट। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इस प्रोविजन में। उसके अलावा आपको मैं लॉजिक बताता हूं कि क्यों एग्रीकल्चरल पर्पसेस वगैरह के लिए जो लीज का टाइम पीरियड है वो ईयर टू ईयर है और जो नोटिस पीरियड है वो 6 मंथ्स है। मान लीजिए आपने किसी से उनके जो खेत हैं वो लीज पे लिए, उसके बाद आपने उसमें क्रॉप बो दी, राइट। जब आपकी क्रॉप पकने वाली है तो उस केस में जो दूसरा बंदा आता है वो बोलता है कि अब हमें मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, आप 10 दिन के नोटिस से वापस कर दो। तो क्या होगा, आपने तो उस ज़मीन में इन्वेस्ट किया है, आपने पैसे लगाए हैं, अपने मेहनत की है, तो वो जो क्रॉप है वो लेने का हक आपका है। तो जनरली कोई क्रॉप जो है वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होती। तो अगर आपने कोई क्रॉप लगाई है तो आपके पास उतना टाइम होगा कि आप उसको रीप कर पाओ, राइट। आपने अपनी क्रॉप रीप कर ली और फिर उसके बाद उसकी लैंड उसको दे दी। तो ये रीज़न है कि जो 6 मंथ्स का नोटिस यहां पे मैंडेटरी है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ऐसा क्यों है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो वहां पे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह काफ़ी इन्वॉल्व होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, राइट, अपने लिए दूसरी उस तरह के वेन्यू की तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, हैवी काम होता है। तो इस वजह से ताकि इनको प्रॉपर टाइम मिले इसलिए 6 महीने का नोटिस दिया गया है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा कि ऐसा क्यों है। अब एक लास्ट चीज कि जो राइट, अब ये जो नोटिस दिया जाना है ये नोटिस किस तरह से दिया जाएगा। जो 6 मंथ नोटिस की बात है, तो इस नोटिस को बाई पोस्ट भेजा जा सकता है और पर्सनली भी डिलीवर किया जा सकता है, राइट। पर्सनली किसको डिलीवर किया जा सकता है, फैमिली को डिलीवर किया जा सकता है। ये याद रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा अपनी बैराक में कि सर्वेंट्स को भी दिया जा सकता है। मान लीजिए वाई जो है, वाई घर पे नहीं था तो वाई के सर्वेंट को भी नोटिस दिया जा सकता है। सीपीसी वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो सर्वेंट को नोटिस नहीं अलाउड होता है, पर यहां पे टीपीए में सर्वेंट को भी नोटिस अलाउ किया गया है। तो एक्स जो है अगर देना चाहता है तो वाई के घर में कोई नहीं, तो एक्स जो है उसके सर्वेंट को नोटिस सर्व कर देगा, राइट। और अगर वो कोई नहीं है तो फिर उसके किसी भी जो उसकी प्रॉपर्टी, जो जिस प्रॉपर्टी पे वो है, वो उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, मतलब जो पार्ट विजिबल है उस पे वो चिपका देगा, अफिक्स कर देगा, राइट। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 107 जो कि बात करता है कि लीज जो है उसका वो कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस क्या है, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। तो सेक्शन 107 इन फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करता है। तो देखिए, वो लीजेस जो ईयर टू ईयर हैं, राइट, और 1 साल से ज्यादा की हैं, एक्सीडिंग 1 ईयर, राइट, और जहां पे ईयरली रेंट रिजर्व है, राइट, कि लीज तो 5 साल की है, वहां पे ये लिखा हुआ है कि भाई आप साल भर का किराया एक साथ दे दो, ठीक है। तो इस तरह की जो लीज होती हैं, ठीक है, ईयर टू ईयर, एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा की, या ईयरली रेंट रिजर्व है, तो बेसिकली इस तरह की जो लीज होती हैं इनके लिए क्या मैंडेटरी है कि ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही करी जा सकती है। इन लीजेस का रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना, रजिस्टर्ड होना इन लीज डीड्स का जरूरी है, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा जो लीजेस होती हैं वो की जा सकती हैं बाई डिलीवरी ऑफ अदर लीजेस। क्या है अपार्ट फ्रॉम दीज अदर लीजेस, क्या होंगी, उनको बाई डिलीवरी ऑफ पोसेशन भी किया जा सकता है। बाई आपने अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे दी, बाई डिलीवरी हो गया, नॉर्मल राइटिंग में लीज डीड हुई, आपने रजिस्टर नहीं करवाया और प्रॉपर्टी सबमिट कर दी, राइट। लीज डीड बनाई कि भाई हम आपको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी का पोसेशन डिलीवर कर दिया, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो बाई डिलीवरी प्लस इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है। तो ये लीज, जो दूसरी लीजेस हैं वो इस तरीके से की जा सकती हैं। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, तो ये प्रोविजन बना सकती है कि जो दूसरी लीजेस हैं उनको जो है बिना डिलीवरी ऑफ पोसेशन के केवल राइटिंग में भी हम प्रॉपर मान लेंगे, राइट। मतलब डिलीवरी ऑफ पोसेशन देना जरूरी नहीं है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में लीज डीड बना लिए
तो उतना भी काफ़ी होगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है, राइट। तो ये था जो लीज है उसका रजिस्ट्रेशन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब आप लोग घर रेंट पे लेने जाते हो या लीज लेते हो जनरली ऐसे, तो उस केस में 11 महीने का ही जो अग्रीमेंट है वो होता है, 12 महीने का नहीं होता है, राइट। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या हमारे यहाँ इसमें कमेंट करके बताइएगा। इसका जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, राइट। तो आप मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई डाउट्स हों तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। मेरे इंस्टा पेज पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो मुझसे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको बोलूँगा कि आप वो ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि हम वहाँ पे अपना मटेरियल वगैरह भी कुछ शेयर करते रहते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैं आप में से कई लोगों से डायरेक्टली बात भी करता हूँ, जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उनको कॉल भी करता हूँ और मैसेजेस पे भी रिप्लाई करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।